नमस्कार, 22 से लिए 22 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाओं का रिजल्ट 11 जून को आएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार है और 12वीं के रिजल्ट की तैयारियां चल रही हैं। ये आज मुझे ये घोषणा करते बड़ी खुशी रही कि जो मैंने पहले 15 जून की बात कही थी कि 10वीं का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देंगे, तो हम अभी 11 जून को ही हमारा जो है हम 10वीं का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं और हमारा जो रिजल्ट था पूरी तरीके से तैयार है और 11 जून को निश्चित तौर से हम 10वीं का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और जहाँ तक +2 की बात है उसकी हमारी तैयारी चल रही है और उसके लिए नियम निश्चित किए जा रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी हम +2 का रिजल्ट में डिक्लेयर करें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान पर अब किसान नेताओं का बयान सामने आया है। किसान नेताओं का कहना है कि बातचीत तो कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर होनी है, कोई हालचाल पूछने के लिए बात नहीं होनी। किसान नेताओं का कहना है कि मसले का समाधान तो बातचीत से ही होना है और बातचीत केवल कृषि कानूनों को रद्द करने के मामले पर ही होनी है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। जारी किया ना, अगर वो चाहते हैं तो किसान यूनियन के जो हमारे लीडरशिप है उनको बुलाएं तो बात करेंगे। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। अगर उनकी नीयत ठीक है तो बात करना चाहते हैं, बात से ही बात बनेगी, हम तैयार हैं। और कृषि कानून के बिना हम बैठे किसके लिए हैं? 7 महीने हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, तो हम कृषि कानून जो बनाए हैं नए उसको रद्द करवाने के लिए बैठे। उसके बिना तो कोई और हमने कौन सा उनका हालचाल पूछना है या कोई न्योता देना है उनको। कटाले कहा भी तिन्ने कानून छड़ दो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਾਰ ਗਈ। टोहाना में किसान आंदोलन के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसान की गाड़ी चोरी का मामला गर्मा गया है। किसानों ने बताया कि सदर थाना टोहाना के बाहर से बोलेरो गाड़ी चोरी हुई। ऐसे में अगर जल्द ही गाड़ी वापस नहीं मिली तो किसान 14 जून को डीएसपी दफ्तर के बाहर धरना देंगे और फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 7 जून को किसान आंदोलन के दिन किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता परगट सिंह की बोलेरो गाड़ी टोहाना के सदर थाना के बाहर से चोरी हो गई थी और इस मामले में किसान संघर्ष समिति के सदस्य हरियाणा किसान संघर्ष समिति के कन्वीनर मनदीप के नेतृत्व में टाउन पार्क के बाहर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फैसला लिया गया कि 14 जून को टोहाना में डीएसपी कार्यालय में धरना दिया जाएगा और यह धरना स्थायी भी हो सकता है। किसानों का यह भी कहना है कि भारी सुरक्षा के बीच थाने के बाहर से गाड़ी चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक। जींद के सेशन कोर्ट में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आज कोर्ट में बतौर वकील दलीलें रखी। बता दें कि सुरजेवाला बीबीपुर के एक किसान दलबीर की तरफ से पैरवी की, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर पर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुरजेवाला ने कोर्ट में जमानत की दलील रखी है, जिसके बाद कोर्ट जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मेडिकल पेरोल मिलने पर दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति के गंभीर आरोप लगाया है। अंशुल का आरोप है कि गुरमीत राम रहीम पेरोल के बहाने बार बार जेल से बाहर डेरा मैनेजमेंट के पदाधिकारियों से लगातार बैठकें कर रहा है और इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखकर अंशुल छत्रपति ने मामले में दखल देने की अपील की है। साथ ही अंशुल छत्रपति ने आरोप लगाते हुए कहा है कि डेरा प्रमुख को बार बार नियमों को ताक पर रखकर पेरोल दी जा रही है। तो वहीं गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हनीप्रीत को अटेंडेंट बनाने पर अंशुल ने सवाल खड़े किए। कि इनसे पूछा जाए कि ये किस जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, पैरोल के प्रोटोकॉल का, फार्म हाउस के अंदर मीटिंग्स का क्या मतलब है? बीमारी के बहाने मदर से मिलने जाना है तो कोई हॉस्पिटल में जाता है
लेकिन ये फार्म हाउस के अंदर क्या ड्रामा चल रहा है। उसके बाद अभी बीमारी के नाम पर पीजीआई, तो हमने पहले भी ये सवाल उठाया था कि सूबे के अंदर कोई एक आदमी गिना है जिसको इन्होंने मैदानता के अंदर जिसका इलाज करवाया हो, जिसको 5 स्टार हॉस्पिटल के अंदर कोई फैसिलिटी अवेलेबल करवाई हो। सभी कैदियों को सरकारी अस्पताल में दवा पानी करवाया जाता है। यहाँ गुरमीत राम रहीम के मामले में एक विशेष जो वो दिया जा रहा है उनको, इस मामले में हाई कोर्ट इंटरवीन करे और स्टेट गवर्नमेंट को बुलाकर ये पूछा जाए कि ये बदमाशी जो है ये क्यों की जा रही। दूसरा, बीमारी के बाद अब बार बार ये हनीप्रीत वाला मसला चर्चा में आ रहा था कि उसको अटेंडेंट कार्ड बनाया, रातों रात वो वहाँ पहुँची, मिलने भी दिया गया मेदांता हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा। तो हनीप्रीत हमारा ज़्यादा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को छूट दिए जाने से जिस तरीके से हालात बिगड़ सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट पहले भी इन हालातों से गुजर चुकी है, और दोबारा से वो हालात पैदा ना किए जाएं, दोबारा से लोगों की जान को जोखिम में ना डाला जाए। कितने दिन स्टेट ने कर्फ्यू झेला, कितनी सारी जानें गई, ये हम सब भुगत भोगी हैं। तो दोबारा वो हालात पैदा करने पर स्टेट अगर आमादा है चंद वोटों के लिए, तो इससे बाज आए। अभी हमने इसीलिए माननीय हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि वो इसके अंदर इंटरवीन करके इस मामले को इसको मॉनिटर करें। अगर उसको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है तो उस हॉस्पिटल की पूरी कार्रवाई को मॉनिटर किया जाए। उसमें सीसीटीवी कैमरास जो हैं उनकी लाइव रिकॉर्डिंग जो है वो हाई कोर्ट उसको मॉनिटर करे। तो ये सारी गतिविधियां जो हैं इनको बंद किया जाए। ये जो बदमाशी चल रही है बीमारी के नाम पर छूट दिए जाने की, इसको बंद। गुरुग्राम में बुधवार का दिन थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों के नाम रहा। इस दिन को खास बनाने का काम शहर के स्वास्थ्य विभाग ने किया। दरअसल कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है, लेकिन वैक्सीन की कमी ऐसी है कि हर किसी को आसानी से वैक्सीन नहीं मिल पा रही। ऐसे में थैलेसीमिया से पीड़ित इन बच्चों के लिए ये समस्या तब दोगुनी हो जाती है जब एक बीमारी से दो हाथ करने के दौरान वैक्सीन के लिए भी इंतजार करना पड़े। लेकिन गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने रोटरी ब्लड बैंक में आज शहर के सभी 69 थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए ये वैक्सीन कैंप लगाया। इतना ही नहीं, इस कैंप में इन बच्चों के अलावा उनके भाई बहन और माता पिता के लिए भी वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। ब्लड बैंक में थैलेसीमिया जो एक बीमारी होती है उसमें बच्चों को हर महीने में तकरीबन ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे हमारे पास करीब 100 बच्चे रजिस्टर्ड हैं गुड़गांव और आसपास के क्षेत्र के। तो उन बच्चों में से जो बच्चे 18 साल से ऊपर के हैं उनके लिए आज हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से प्रार्थना की थी कि उनके लिए एक यही कैंप लगवा दिया जाए। थैलेसीमिया मेजर के जो बच्चे हैं जिनको रेगुलर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, महीने में इनको 2 से 3 बार ब्लड देना पड़ता है। थैलेसीमिया मेजर एक ऐसी बीमारी होती है जिनमें जो बच्चों को एक खून की या हीमोग्लोबिन की अबनॉर्मेलिटी होती है। ये एक स्पेशल प्रिविलेज्ड किस्म के बच्चे हैं। ये कुल मिलाकर गुड़गांव में 69 ये बच्चे हैं। आज इन सभी बच्चों को और इनके साथ जो इनके सिबलिंग हैं जो थैलेसीमिया माइनर या जो इनके पेरेंट्स हैं जो कैरियर होते हैं, इन सभी का इम्यूनाइजेशन का यहाँ प्लान रखा गया। आज 100 लोगों का यहाँ कैंप निर्धारित किया गया। हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं मिल पाता स्लॉट और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो हमारा थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। वहाँ पे हमें नहीं मिल पाती। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगा तो डॉक्टर सब हमारे लिए बैठे ही हैं, तो अच्छे से देख सकते हैं। फरीदाबाद नगर निगम आए दिनों सुर्खियों में बना रहता है। कभी घोटाले की लंबी फेहरिस्त तो कभी बिना काम भुगतान। लेकिन ताजा मामला जुड़ा जुर्माने को लेकर है। दरअसल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एलन पराशर ने 2018 में जमीन की चकबंदी को लेकर नगर निगम में आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें जानकारी देने की बजाय निगम की तरफ से उन्हें भटकाया गया, जिसके बाद एलन पराशर ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग से की। आयोग ने निगम पर कार्रवाई करते हुए 20,000 का जुर्माना लगाया, लेकिन अभी तक जुर्माना नहीं भरा गया। जुर्माने की राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से काटी जानी थी। खबर अंबाला से, जहां पर पुलिस की एसटीएफ ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक मुगल पैलेस में अवैध कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जिसके जरिए कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग विदेशों में बैठे लोगों पर ठगी करते थे।
तो वहीं चरखी दादरी में व्यापार मंडल के सदस्यों ने उपायुक्त से मिलकर सभी दुकानों को खुलवाने की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि ऑड इवन के तहत दुकानों को खोलने से भीड़ ज्यादा होती है और संक्रमण फैलने का खतरा भी बना रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार टाइम कम कर दे लेकिन सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे। तो वहीं सोनीपत के आईसीएम कोचिंग सेंटर के काफी विद्यार्थियों ने मिलकर जिला उपायुक्त को कोचिंग सेंटर खोले जाने को लेकर मांग पत्र सौंपा है। विद्यार्थियों का कहना है कि कोचिंग सेंटर बंद होने के कारण उनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है, जहां पर कोरोना के चलते प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों का यह भी कहना है कि अनलॉक में जहां सभी क्षेत्रों को रियायत दी जा रही है, तो वहीं कोचिंग सेंटर्स को भी नियमों के तहत छूट देते हुए खोला जाएगा। पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर्स खोले जाने चाहिए। टैक्स चुकाने में पानीपत सिटी सबसे आगे है, लेकिन पानीपत में सफाई की बात करें तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ड्रोन को साफ करने का काम नहरी विभाग का है, लेकिन प्रशासन और नेता दावे कर चुके हैं कि जल्द सफाई होगी, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। इस मामले पर शहरवासियों का कहना है कि करोड़ों रुपए टैक्स देने के बावजूद भी पानीपत में सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है और लोग नारकीय जीवन जीने के लिए बेहद मजबूर हैं। तो वहीं इस मामले पर पानीपत की मेयर अवनीत कौर से जब पूछा गया कि ऐसे हालात आखिरकार क्यों हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसके बारे में वो अधिकारी से बातचीत कर चुके हैं और जल्द ही ड्रेन की सफाई भी कर दी जाएगी। रोहतक बॉक्सर और मॉडल की हत्या में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपी राहुल और सन्नी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी गोरखपाल राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कामेश के पहले भी आरोपियों से झगड़ा हो चुका था। दोनों आरोपियों पर पहले से कई मामले भी दर्ज हैं। डीएसपी ने यह भी बताया कि दोनों आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल हथियार को लेकर पूछताछ की जाएगी। तो वहीं छेड़खानी के मामले पर नाबालिग की मां ने बताया कि उसकी बेटी छत पर थी, तभी आरोपी छत पर गया। आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर मर्डर के दौरान की है, तो वहीं अगली तस्वीर जहां पर इस पूरे मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉक्सर हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। परसों नाइट में ये इतला मिली थी कि झगड़ा हो गया है, जिस झगड़े की इतला पर हमारे SHO ऑल सब्जी मंडी मौके पे पहुंचे थे। उसके बाद पता लगा कि झगड़े के अंदर जो है एक आदमी को चाकू वगैरह लगे थे, जिससे उसकी मौत हो गई है। इसमें कल हमने 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हमारी 2 टीमें CIA की, जो CIA 1 की टीम है इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, हमने इस पर रेड करके करनाल से एक लड़का इसमें पूछताछ के लिए साथ लिया, जो राहुल नाम का लड़का था। फिर कल शाम को उससे पूछताछ करने के बाद कल उसकी गिरफ्तारी डाली है और आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद बाकी सारे हालात जो निकलता है, किसका नाम आता है लड़ाई झगड़े में, क्योंकि 2-3 लड़के नजर आ रहे हैं इसमें और एक सनी नाम का लड़का और है, 2 जो गिरफ्तार किया हमने। बाकी सारी रिमांड के बाद यही बात। कुरुक्षेत्र के एक नामी डॉक्टर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये रंगदारी मांगी गई। डॉक्टर की शिकायत पर आईपीसी की धारा 384 और 67 IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो वहीं चर्चाओं का बाजार भी लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कृष्णगेट थाना प्रभारी सुनील दत्त के मुताबिक डॉक्टर की शिकायत पर आईपीसी की धारा 384 और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टर ने एक शिकायत दर्ज कराई है। हाँ, हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई डॉक्टर साहब की, उसके आधार पे हमने निम्नलिखित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है और प्रयास जारी हैं, क्योंकि एक ये व्हाट्सएप कॉल है, इसलिए उसका IP नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह लेके साइबर की सहायता लेके जल्द से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जल्द ही जल्द इसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी। क्या
करनाल के डबरी गांव में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव में बाप बेटे के बीच हुए झगड़े में गोली चल गई, जिसमें बीच बचाव करने आई लड़के की पत्नी कुलजिंदर कौर को गोली लग गई। गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मुआयना करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। पुलिस बाप और बेटे के बीच हुए झगड़े की वजह जानने में जुटी है। पुलिस की माने तो पिता महेंद्र सिंह का अपने बेटे जीत से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और देखते ही देखते झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। देख रहे थे जी रोड पर यहाँ पर आए तो क्या पता चला सर? ये तो बाहर ये लाठी सरपंच सबसे पहले आया था जी जी, तो बाहर खड़े थे यहाँ पर, तो पता लगा कि अंदर पिता और बेटे में झगड़ा हो गया कोई गोली बहू को लगी। बहू को लगी, मौके पर ही मौत हो गई। हाँ जी, मौके पर ही मौत हो गई। हाँ जी, देखा तो ऐसे ही है जी, मौके पर मौत। तो लगता है कि 1 साल पहले खुशियाँ आई थी, 20 साल बहुत ज़्यादा दुख था जी मेरा साहब जी, सबसे मेन तो गल है, बहुत ज़्यादा दुख है। उम्मीद नहीं थी इस परिवार इतना में। परिवार अच्छा परिवार था ना, बहुत अच्छा परिवार था। खेती बाड़ी करते थे? हाँ, खेती बाड़ी करते थे। ये मेरे साथ ही जमीन लगती इनकी, जी। इतना अच्छा परिवार नहीं है जी मेरे गाँव गाँव में। नहीं, बिल्कुल आज तक कभी ऐसी बात नहीं हुई। वैसा बहुत दुख की बात है हमारे गांव के लिए, ये बहुत ज़्यादा जो दुख है। क्या हुआ क्या था सर? बेटे और बाप में बेटे और बाप में कोई मामूली कहासुनी जो होती है ना, वैसे परिवार में जो थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती है वो बस कुछ ज़्यादा नहीं है। वो ऐसी बात होती परिवार के मेंबर है, वैसे हमारे को पता चलना चाहिए, पता चलता। तो पिता द्वारा गोली चला। खबर पलवल की देवनगर कॉलोनी से, जहां पर तड़के सुबह करीब 5 बजे एक मकान में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे मकान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घर में रहने वाली मीनाक्षी ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे जब उन्होंने अपनी बच्ची के लिए दूध गर्म करने के लिए गैस चूल्हा जलाया तो सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली और आग लगने के बाद परिवार घर से बाहर निकल आया, जिसके बाद सिलेंडर में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर फटने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।